चैप्टर 7 प्रभुत्वशाली आक्रमण। आकर्ष ने मन ही मन सोचा, दुनिया भले ही बदल जाए, इंसान की फितरत सब जगह एक जैसी है। आकर्ष ने यह भी सोच लिया था कि अगर उस लड़की ने सबसे अधिक बोली लगाने वाले को चुना, तो वह तुरंत वहां से चला जाएगा। इस प्रकार के लोग वैसे भी मदद के लायक नहीं होते हैं। जैसे ही भीड़ में प्रतिस्पर्धा हुई, कीमत तेजी से बढ़ने लगी और आसपास के लोग जो इस दृश्य को देखने आए थे, हैरान होने से खुद को रोक नहीं सके। पहले जब उस लड़की ने अपना चेहरा दिखाने से मना किया था, तब किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। केवल एक दयालु युवक उसकी मां के अंतिम संस्कार के लिए उसे 10 चांदी के सिक्के देने को तैयार था। पर जैसे ही लड़की ने अपना सुंदर चेहरा दिखाया, तो जो पुरुष मूल रूप से कोई पैसा देने को तैयार नहीं थे, वे अब उसके लिए पागलों की तरह लड़ रहे थे। उन लोगों में और जानवरों में कोई अंतर नहीं था। मैं 100 चांदी के सिक्के दूंगा, उस मोटे पेट वाले व्यक्ति ने जल्दी से धीमे स्वर में कहा और बाद में चिल्लाया, अगर कोई मुझसे अधिक कीमत पेश करता है, तो वो इस लड़की को अपने साथ ले जा सकता है। नहीं तो आज ये लड़की मेरे साथ जाएगी। 100 चांदी के सिक्के। जो लोग अभी बोली लगा रहे थे, उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। 100 चांदी के सिक्के कोई छोटी कीमत नहीं थी। उनकी राय में वो लड़की इतने पैसों के लायक नहीं थी। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। जब उस मोटे व्यक्ति ने देखा कि अब कोई भी बोली नहीं लगा रहा है, तो वह मुस्कुराया और आसपास के लोगों का धन्यवाद करने लगा। फिर उसने घुटनों के बल बैठी उस लड़की की ओर ललचाए आंखों से देखते हुए कहा, अब से तुम मेरी दासी हो। अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी, मैं 200 चांदी के सिक्के दूंगा। भीड़ ने जब आवाज की ओर देखा, तो पाया कि एक रेशमी वस्त्र पहने युवक जो दिखने में थोड़ा बीमार लग रहा है, हल्के कदमों से चलता हुआ उस लड़की की ओर आ रहा था। प्रणव आहूजा। आकर्ष ने उस अयाश युवक को तुरंत पहचान लिया। वो युवक सांची के 3 ताकतवर परिवारों में से एक, आहूजा परिवार के कुल प्रमुख का पुत्र था। वह केवल 15 वर्ष का था, लेकिन उसने कई सम्मानित वंश की लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया था। वह पूरे सांची कस्बे में अपने इन अनैतिक कार्यों के लिए बदनाम था। यदि वह आहूजा परिवार के कुल प्रमुख का पुत्र नहीं होता, तो उसे बहुत पहले ही पीट पीट कर मार डाला गया होता। तुम्हारे जैसा घृणित व्यक्ति 200 सिक्के देने में सक्षम है। उस मोटे व्यक्ति ने प्रणव आहूजा को तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते हुए कहा। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब से प्रणव आहूजा वहां पर आया था, आसपास के अधिकांश लोगों के चेहरे पर डर के भाव दिखाई देने लगे थे। तुम सांची कस्बे से नहीं हो, यहाँ पर नए लगते हो, प्रणव आहूजा ने मोटे व्यक्ति की ओर देखते हुए भारी आवाज में कहा। हाँ, मैं बाहर से आया एक व्यापारी हूँ जिसने दुनिया का अनुभव किया है। ऐसा मत सोचो कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुमने रेशमी वस्त्र पहने हैं। लेकिन क्या पता, शायद तुमने इन्हें कहीं से चुराया हो। जिस क्षण मैंने तुम्हारी कमजोर शक्ल देखी, मैं समझ गया कि तुम एक गरीब के अलावा और कुछ भी नहीं हो। तुम ऐसे व्यक्ति हो जो शाही पोशाक पहनने के बाद भी राजकुमार की तरह नहीं दिखते। मुझे डर है कि तुम 200 सिक्के तो दूर, 5 चांदी के सिक्के भी नहीं निकाल सकते। मोटे व्यक्ति ने प्रणव आहूजा को तिरस्कार पूर्वक देखते हुए कहा। हा 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 हा। आकर्ष अपनी हंसी नहीं रोक सका। आसपास के लोगों के चेहरे भी हंसी दबाने की कोशिश में लाल हो गए थे। वो सब लोग प्रणव आहूजा से डरते थे और इसलिए जोर से हंसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तुम निश्चित रूप से मरना चाहते हो। प्रणव आहूजा ने आकर्ष की ओर देखा, फिर उस मोटे व्यक्ति की ओर देखा और गहरी सांस ली। वो मोटा व्यक्ति अभी भी अचंभे में था। तभी प्रणव आहूजा अचानक चिल्लाया, तुम सब किसी काम के नहीं हो। मूर्खों की तरह वहां किस लिए खड़े हो? जल्दी करो और इस मोटू को पीट पीट कर मार डालो। क्या तुम लोग ये भी नहीं जानते कि मैं प्रणव आहूजा कौन हूँ? उद्धरण चिन्ह। जी मालिक। 3 मजबूत लड़के, जो प्रणव आहूजा की उम्र के थे, भीड़ से बाहर निकले और उस मोटे व्यक्ति को घेर लिया। वो मोटा व्यक्ति पूरी तरह से स्तब्ध था। वो कुछ दिन पहले ही सांची कस्बे में आया था, पर उसने सांची कस्बे के सबसे प्रसिद्ध लोगों के बारे में सुना था, और उनमें से एक आहूजा परिवार के कुल प्रमुख का बेटा प्रणव आहूजा था। प्रणव आहूजा सांची कस्बे का एक कुख्यात बदमाश था जो पुरुषों को धमकाने और महिलाओं को जबरन पकड़ने के लिए अपने परिवार की शक्ति का इस्तेमाल करता था। क्योंकि आहूजा परिवार सांची का एक शक्ति संपन्न परिवार था, इसलिए बहुत से लोग प्रणव आहूजा से लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। ओह, मुझे क्षमा करें, मैं अंधा हूँ, जो आपको पहचान नहीं पाया। मुझे पता नहीं था कि आप ही आहूजा परिवार के कुल प्रमुख के बेटे हैं। कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें। ये लड़की अब से आपकी दासी है। उस मोटे व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था और उसका स्वर भी विनम्र और सम्मानजनक हो गया था।
प्रणव आहूजा ने ठंडे स्वर में कहा, अब दया की भीख मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। मुझे क्षमा करें छोटे मालिक। मुझे क्षमा करें। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तीनों हट्टे कट्टे युवकों ने उस मोटे व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया। वो उसे तब तक पीटते रहे जब तक कि वो अधमरा नहीं हुआ। भीड़ जानबूझकर कुछ कदम पीछे हट गई और दूर से देखने लगी। उन्हें डर था कि कहीं उस मोटे व्यक्ति की सज उन्हें भी न मिल जाए। वो मोटा व्यक्ति अभी भी दया की भीख मांग रहा था, लेकिन प्रणव आहूजा ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो उसे मोटे व्यक्ति की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही है। सुनो लड़की, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें 200 चांदी के सिक्के दूंगा और तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार भी करूंगा। अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा और शायद अपनी पत्नी भी बना लूं। प्रणव ने घुटनों के बल बैठी लड़की को वासना भरी नजरों से देखा। उसने लड़की को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वो लड़की प्रणव को देखकर घबरा गई। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर तक घुटने टेकने के कारण उसके पैर कांपने लगे। छोटे मालिक, मुझे पहले ही 10 चांदी के सिक्के देकर खरीद लिया गया है। मैं इस जीवन में सिर्फ इनकी दासी हूँ। उस लड़की ने आकर्ष के पीछे छिपते हुए कांपती आवाज में कहा। 10 चांदी के सिक्के? क्या तुमने नहीं सुना कि मैं 200 चांदी के सिक्के दे रहा हूँ? प्रणव आहूजा ने गुस्सा होते हुए कहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके साथ धोखा हुआ है। मैंने कभी किसी से बोली लगाने के लिए नहीं कहा था। मैंने कहा था कि जो कोई भी मेरी माँ को दफनाने में सबसे पहले मेरी मदद करने को तैयार होगा, मैं उसकी दासी बनूंगी। उस लड़की ने अडिग आवाज में कहा। तुम ईमानदार हो, मुझे तुम्हारी यह आदत अच्छी लगी। लेकिन तुम अगर इस लड़के की दासी बनना भी चाहोगी, तो भी ये तुम्हें अपनी दासी बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने ठीक कहा ना लड़के? प्रणव ने आकर्ष को घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में धूर्तता साफ देखी जा सकती थी। हालांकि आकर्ष ने प्रणव को पहचान लिया था, लेकिन प्रणव ने उसे नहीं पहचाना था। मालिक, मुझे बचाइए। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की ने आकर्ष की बांह पकड़ ली और घबराते हुए आकर्ष से कहा। उसके लिए आकर्ष ही उसका आखिरी सहारा था। उसने प्रणव के अनैतिक कार्यों के बारे में सुन रखा था। वो जानती थी कि अगर वो प्रणव के साथ गई तो उसका जीवन नर्क में बदल जाएगा। वो प्रणव की दासी बनने के बजाय मरना पसंद करेगी। चिंता मत करो। आकर्ष ने हल्के से उसके हाथ के पिछले हिस्से पर थपथपाया और हल्की मुस्कान के साथ उसे सांत्वना दी। उसकी मुस्कान उस लड़की के लिए कुछ ऐसी थी जैसे उसे एक नया जीवन मिल गया हो। उसकी मुस्कान देख उस लड़की की घबराहट कुछ कम हुई। छोटे मालिक, यह मोटा तो बेहोश हो गया है। उस मोटे व्यक्ति को तब तक पीटा गया था जब तक कि वह खून में लथपथ नहीं हो गया। अभी के लिए उसके बारे में भूल जाओ। यहाँ आओ और देखो, कोई मुझसे इस लड़की को छीनने की कोशिश कर रहा है। प्रणव ने मजाकिया मुस्कान के साथ आकर्ष की ओर देखते हुए कहा। छोटे मालिक, प्रणव से एक महिला को छीनने की हिम्मत किसमें है? प्रणव के तीनों साथियों ने आकर्ष को घूरते हुए कहा। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो भाग जाओ यहाँ से, आकर्ष ने उन तीनों से कहा। उसकी आवाज बहुत भारी और अलग थी, मानो मौत के देवता खुद बोल रहे हों। जिसने भी आकर्ष की आवाज सुनी उसका दिल एक पल के लिए सहम गया। प्रणव और उसके तीनों साथी भी स्तब्ध थे। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। ये लड़का कौन है? कहाँ से आया है? प्रणव ने एक शैतानी मुस्कान के साथ पूछा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उसे लग रहा था कि शायद आकर्ष उसकी पहचान से अभी परिचित नहीं है। भीड़ से बाहर निकलते हुए आकर्ष ने उस लड़की के कोमल और नाजुक हाथ को पकड़ा और कर्कश आवाज में प्रणव से कहा। आहूजा परिवार के अलावा तुम्हारे पास क्या है? जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे परिवार या पूर्वजों की देन है। तुम्हारे खुद का तुम्हारे पास क्या है? पुरुषों को धमकाने और महिलाओं को जबरन पकड़ने के लिए अपने परिवार की शक्ति पर आश्रित होने के अलावा तुम क्या कर सकते हो? मुझे सचमुच आश्चर्य होता है कि अगर किसी दिन आहूजा परिवार नहीं रहा, तो तुम्हारा क्या होगा? प्रणव ने अत्यधिक क्रोध में चिल्लाते हुए अपने तीनों साथियों से कहा। इस लड़के को जान से मार दो। जी मालिक। आदेश मिलते ही तीनों नौकर आकर्ष की ओर दौड़े। तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आया, आकर्ष ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहा। आकर्ष को उन तीनों बदमाशों का जरा भी डर नहीं था। उसने पहले ही देख लिया था कि उन तीनों कमीनों में से सबसे ताकतवर केवल शारीरिक मंडल के दूसरे स्तर पर था, इसलिए उनसे उसे कोई खतरा नहीं था। आकर्ष ने सबसे पहले उन तीनों के हमले से अपना बचाव किया। उसने अपने शरीर को फुर्ती से चारों ओर घुमाते हुए अपने आप को थोड़ा पीछे की ओर झुकाया।
उसका पूरा शरीर एक धनुष की तरह हो गया था, जो अपनी सीमा तक खींचा गया हो और छूटने की प्रतीक्षा कर रहा हो। पतन पंच। आकर्ष ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को धनुष की प्रत्यंचा से छूटते तीर की तरह बाहर निकाला। उसके पूरे शरीर की ताकत उसकी मुट्ठी में केंद्रित थी। पतन पंच का पहला हमला उन तीनों में से एक की रीढ़ की हड्डी पर जा लगा। कच। उस व्यक्ति ने एक कठोर और तीव्र चीख निकाली और बुरी तरह घबरा गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ये दृश्य सुबह के उसी दृश्य जैसा था जब आकर्ष ने रवि को हराया था। अंतर केवल इतना था कि आकर्ष ने रवि को हराते समय दया दिखाई और केवल एक हाथ को अपन किया, पर इस बार उसने कोई भी दया नहीं दिखाई और अपने प्रतिद्वंद्वी की रीढ़ तोड़ दी। ये दृश्य देख अन्य दोनों कमीनों के चेहरे पीले पड़ गए। उन तीनों में जो सबसे ताकतवर था, वो भी आकर्ष के एक मुक्के का सामना नहीं कर पाया। फिर वो दोनों भला आकर्ष का सामना कैसे करते? हालांकि जब आकर्ष की नजर उन दोनों पर पड़ी, तब उन्होंने ना चाहते हुए भी आकर्ष का सामना करने का फैसला किया। वो दोनों जान चुके थे कि चाहे वो आकर्ष पर हमला करे या ना करे, आकर्ष उन पर हमला जरूर करेगा। आकर्ष के लिए शारीरिक मंडल के दो प्रथम स्तर के योद्धाओं का सामना करना एक खेल खेलने जितना आसान था। एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और ऊपर से नीचे की ओर प्रहार करने के लिए दोनों मुट्ठियां बाहर निकाली। उसके मुक्कों ने दोनों कमीनों के सिर पर प्रहार किया और उन्हें बेहोश कर दिया। आकर्ष ने अभी जिस पंच का प्रयोग किया था, वो पतन पंच नहीं था। वो मुक्केबाजी की एक और चाल थी, जिसे शक्ति पंच कहा जाता था। इधर आकर्ष का सामना करने के लिए अब सिर्फ प्रणव ही बचा था, क्योंकि उसके साथी तो पहले ही ढेर हो चुके थे। भले ही प्रणव आहूजा परिवार के कुलप्रमुख का बेटा था, लेकिन उसकी अयाश जीवन शैली ने उसके शरीर की ताकत को खत्म कर दिया था, और वह केवल शारीरिक मंडल के पहले स्तर पर था। उसकी ताकत उसके 3 साथियों से भी कम थी। तुम मेरे पास मत आओ, मैं आहूजा परिवार के कुल प्रमुख का बेटा हूँ। अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की, तो तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। आकर्ष को अपनी ओर आते देख प्रणव का चेहरा पीला पड़ चुका था। आकर्ष ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम आहूजा परिवार के कुल प्रमुख के बेटे कहलाने के योग्य हो? तुम खुद खतरे में हो और ऐसी स्थिति में भी तुम मुझे धमकी देने का साहस कर रहे हो। वह तेजी से 2 कदम आगे बढ़ा और प्रणव को एक लात मार दी। इसके बाद उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। लगता है इस बार प्रणव की मुलाकात एक क्रूर व्यक्ति से हुई है। वह उस लड़के को सबक सिखाना चाहता था, पर उस लड़के ने उल्टा प्रणव को ही सबक सिखा दिया। मुझे आश्चर्य है कि वह लड़का कौन था। वह प्रणव और उसके साथियों की ही उम्र का लग रहा था, लेकिन उसकी ताकत उच्च थी। उसने आहूजा परिवार के कुल प्रमुख को पीटने का साहस किया है। वह निश्चित रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। उनकी चर्चाओं से साफ पता चल रहा था कि वो सब प्रणव के दुर्भाग्य पर कितने खुश थे। आकर्ष उस लड़की के पीछे पीछे उसके जर्ज कमरे में गया और उसकी मां के दफनाने पर कुछ चांदी के सिक्के खर्च किए। ये पैसे लो और कोई व्यवसाय करो। आकर्ष ने अपने बचे हुए चांदी के सिक्के उस लड़की को देते हुए कहा, मालिक, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? उस लड़की का शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। अभी तक उसे लग रहा था कि शायद आकर्ष उसकी हमेशा रक्षा करेगा, पर अब उसकी सारी उम्मीदें टूट रही थीं। आकर्ष ने असहमति में अपना सिर हिलाया। तुम क्या सोच रही हो? तुमने केवल अपनी मां को दफनाने के लिए खुद को बेचने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। मैंने तुम्हारी सहायता इसलिए की, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो सब लोग जो किसी जानवर से कम नहीं थे, तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देते। शायद तुम्हें पछतावा करने का मौका भी नहीं मिलता। तुम्हें मेरी दासी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरू से ही उसका इरादा उस लड़की को अपनी दासी बनाना नहीं था। वो खुद अपने पिछले जीवन में अनाथ था, इसलिए जानता था कि ये दुनिया उनके साथ कैसा व्यवहार करती है। मालिक, आप एक अच्छे इंसान हैं। कृपया मुझे अपने पीछे आने दीजिए। माँ मर गई है, और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और आकर्ष की बांह पकड़ ली, और मार्मिक स्वर में कहा। उस लड़की की आंखों में अपने लिए उम्मीद देखकर आकर्ष ने कुछ देर सोचा, और फिर कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। धन्यवाद मालिक। वो लड़की तुरंत किसी फूल की तरह मुस्कुरा दी। जब आकर्ष ने मिश्रा परिवार के महल को छोड़ा था तो वह अकेला था, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसके साथ एक और व्यक्ति था। वापस आते समय मिश्रा परिवार के कई शिष्यों को उस लड़की की सुंदरता ने मोह लिया था।
उन सब ने उस लड़की की पहचान और आकर्ष से उसके संबंध का अनुमान लगाना शुरू कर दिया। अल्पविराम डॉट